दोस्तों आज पेश है राक्षसी का प्यार। ये कवच चित्र है दोस्तों। बहुत दिनों पहले की बात है। तक्षनगर के राजा सूर्ययंदन और उदयपुर के राजा नीलकंठ आपस में बहुत शत्रुता थी, लेकिन सर्वरंदन का बेटा राजकुमार विक्रम और नीलकंठ की बेटी राजकुमारी श्याम माला मला एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन श्याम माला, आज बहुत देर हो गई है, अब मुझे लौट जाना चाहिए। ओ विक्रम, कितनी जल्दी समय गुजरता है, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर श्यामला से विदा लेकर विक्रम घोड़े पर सवार होकर तेजी से अपने राज्य की ओर चल पड़ा। विक्रम, कल फिर जरूर आना, अवश्य आऊंगा। और विक्रम आंखों से ओंजल होने के बाद श्यामला अपने घोड़े पर लौट पड़ी। उधर तेजी से घोड़ा दौड़ाता विक्रम सिंह अभी कुछ दूर रास्ते में उदय सिंह के शत्रु सैनिकों ने रोक लिया। ओ यह क्या है? उदयपुर का राज सैनिक। ओह, मुझे किसी तरह इनसे बचकर निकलना चाहिए। लेकिन अभी वह घोड़े मोड़ पाता कि शत्रु सैनिकों ने उसे घेर लिया। मारो मारो, टुकड़े कर डालो, काट डालो। अब मुझे इनसे युद्ध करना ही होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। और पूरी शक्ति के साथ विक्रम सिंह सैनिकों से भिड़ गया। पलक झपकते ही उन्होंने कई सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। वाह, बचाओ बचाओ! लेकिन अधिक देर तक शत्रु सैनिक का मुकाबला नहीं कर सका। एक सैनिक ने उसे घायल कर दिया, परंतु विक्रम कंधे में भाला निकाला और उसी सैनिक की ओर फेंका। और उस सैनिक को मरते ही शेष सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह विक्रम पर टूट पड़े। मारो मारो, बचकर नहीं जाने पाए। आखिर उन्हें विक्रम की पूरी तरह घेर लिया। राजकुमार, हम तुम्हें बंदी बनाएंगे, हम तुम्हारे प्राण लेंगे। विक्रम सिंह जीवन और मृत्यु कुछ ही पलों का अंतर रह गया था। तभी एक चमत्कार हुआ। अरे, यह क्या हो रहा है? कौन मार रहा है इन सैनिकों को? एक एक करके सब सैनिक अज्ञात दिशा से आने वाले बाणों का शिकार हो गए। और विक्रम सिंह हैरान में सोच रहा था। समीप पेड़ की झुरमुट से एक नवयुवक मुस्कुराता हुआ उस ओर बढ़ा। इतने हैरान ना हो राजकुमार, कौन हो तुम? शत्रुओं को मार कर तुमने मेरी सुरक्षा क्यों की? यह मेरा कर्तव्य था राजकुमार। मेरा नाम सूरज है और मैं आपके ही राज्य का निवासी हूँ। विक्रम उन अपने को रोक न सका। उसे जल्दी ही घोड़े से सूरज की ओर बढ़ा। सचमुच तुम देशभक्त हो, बहुत साहसी शक्तिशाली हो। आज तुम मेरे मित्र बन गए सूरज। कुछ ही दिनों में दोनों तक्षनगर की ओर लौट गए। विक्रम और सूरज के बाणों से बहुत प्रभावित हुआ। सूरज उसे शिक्षा प्राप्त के बारे में जानना चाहता था। आखिर उसने पूछ ही लिया। सूरज, तुम शस्त्र विद्या में इतने निपुण और आचार्य, तुम शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है? मेरे पिता रघुकुल आचार्य हैं, उन्होंने मुझे यह सब कुछ सिखाया है। अच्छा मित्र, मैं कभी तुम्हारे पिताजी से शस्त्र शिक्षा लूंगा। एक उस दिन विक्रम सूरज को साथ लेकर महल में ले गया और प्रतिदिन सूरज के पास आने लगा। और प्रतिदिन दोनों में गहरी दोस्ती होती चली गई। साथ ही खाते पीते, शिकार पर जाते, साथ ही बैठते, खुशियां मनाते। और वह अत्यंत सुंदर और दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। उनकी मित्रता बढ़ती जा रही थी। वह मित्र कोई ऐसा भी था जो उसके हृदय में दोनों मित्रता के कांटों की तरह चुभ रही थी। वह व्यक्ति सेनापति नाहर सिंह था। सेनापति ने ईर्ष्या से अग्नि तीव्र हो रही थी। इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है और अब तो विक्रम सूरज के पिता को शस्त्र विद्या भी शिक्षा ले रहा है। दोनों मिलकर मेरे भारी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और विक्रम सिंह के रहते रहते राजकुमारी दीप्ति भी सूर्य से घनिष्ठता बढ़ गई। एक दिन दीप्ता ने सीखना बाण चलाना भी सिखा रहा था। एक दिन, सूरज, आज तुम फिर देर से आए हो। लगता है तुम्हें बाण चलाना सिखाना नहीं चाहते। ओह, ऐसी बात नहीं है दीपिता, एक काम पूरा करने में देर हो गई। चलो, आज तो क्षमा कर दी देती हूँ, कल तुम्हें दंड मिलेगा।
तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर से हंस पड़े, हा हा हा। और अभी वह कुछ अपनी हंसी में खोए हुए थे कि तभी सेनापति नारसिंह वहां से गुजरा। राजकुमारी दीप्ता और सूरज, बस अब कुछ देर न करो, घोड़े तैयार हैं, आज हम नदी किनारे जाएंगे। ठीक है, चलो। सेनापति के मस्तिष्क में ईर्ष्या की लिपटें ऊंची उठ उठी। दीपिका और सूरज इतनी गहरी दोस्ती, कहीं दोस्ती विवाह में बदल ना जाए। मेरे बेटे विजेंद्र का क्या होगा? विजेंद्र भी दीप्ति से प्रेम करता है। दीप्ति से विजेंद्र का विवाह होने राजा को समधी बन सकते हैं। मैं इस कांटे को जड़ से निकाल फेंकूंगा। मैं ऐसे ही चाल चलूंगा कि सूरज फिर कभी इस महल की ओर आंख उठाकर भी न देख सकेगा। लेकिन अभी सेनापति नारसिंह कांटे को निकालने की कोशिश कर पाता। एक दिन उसका बेटा विजेंद्र बाग में दीपिका के पास पहुंचा। आओ विजेंद्र, काफी देर से अकेली झूल रही हूँ, तुम भी आ जाओ, मिलकर झूलेंगे। शायद दीपिका मेरी भी परीक्षा कर रही थी। अच्छा अवसर है, आज विवाह की बात कह देनी चाहिए। और यह सोचकर उसने कहा, आज मैं तुमसे कुछ के लिए आया हूँ दीपिका। तुमने जो कुछ भी कहना है फिर कह लेना। अब बहुत जोरों से झूलाओ। दीपिका, पहले तो मेरी बात सुननी होगी। अच्छा बाबा, पहले तुम अपनी बात कह लो। दीपिका, बचपन से हम दूसरे साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ तो हम दोनों दोस्ती विवाह में परिवर्तन हो जाए। नहीं देवेंद्र, यह नहीं होगा। हम तुम्हें दोस्त नहीं, दोस्ती ही रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो क्या तुम्हारा विवाह से इनकार कर मान लूँ? हाँ वीरेंद्र। फिर वीरेंद्र वहां रुका नहीं और फिर अपने पिता के कक्ष में उसने दीपिका का इनकार की बात कही तो नारसिंह किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, दीपिका का विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। कल मैं उसे को काटा उस कांटे को काटा ही काट फेंकूंगा जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। और फिर दोनों के बीच में कौन सा कांटा रहा है पिताजी? वो कांटा सूरज है। उस सूरज की रोशनी इस महल में कभी दिखाई नहीं देगी। बस बेटे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। और लेकिन सेनापति नारसिंह कांटे को निकालने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक दिन अवसर देखकर उसने राजा सूर्य सिंह का, महाराज क्षमा करना, आश्वासन दे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। सेनापति, तुम निर्भय होकर कुछ भी कह सकते हो। आश्वासन पाकर राजकुमार विक्रम और सूरत की दोस्ती की कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, बात राजकुमार सूरत की दोस्ती से सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन सूरत अब तब। बोलो बोलो सेनापति, रुक क्यों गए? महाराज, कैसे कहूँ, वह छोटे घर का लड़का सूरज और राजकुमारी दीपिका से प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि राजकुमारी से विवाह कर सके। नहीं नहीं, तुम यह सूरज की और दीपिका की परछाई भी नहीं छूने देंगे। महाराज, लोग तो अब इस दोस्ती पर उंगलियां उठाने लगे हैं। कहाँ आपने राजकुमारी को, कहाँ गरीब ब्राह्मण का बेटा सूरज? महल और झोपड़ी में मित्रता कैसी महाराज? पाँव की धूल सूरज महलों की रोशनी बनाना चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो सेनापति। सूरज इस महल की परछाई तो स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। हम सूरज को इस राज्य से निकाल देने का आदेश देते हैं। मन ही मन खुश हुए थे। सेनापति ने कहा, महाराज, यदि राजकुमार विक्रम ने विरोध किया तो हमारा पुत्र राजज्ञा का विरोध नहीं कर सकता। सेनापति के आदेश तुरंत पालन करवाने के लिए बाहर निकल गया। और सेनापति के आदेश मिलते ही सैनिकों का दल तेजी से दौड़ते सूरज के घर पहुंचा और घोड़ों की आवाज सुनकर सूरज बाहर आया। सूरज, हम महाराज के आदेश दिया है कि तुम इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाए और तुम्हें इसी समय हमारे साथ चलना होगा, राज्य से निष्कासन। लेकिन महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया, यह हम नहीं जानते। इसी समय हमारे साथ चलना होगा। ठहरो, मैं राजकुमार को एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं, हम हम नहीं रुक सकते। आदेश तुम्हें तुरंत राज्य से बाहर निकाल जाने का है और यदि तुमने आदेश की अवहेलना की तो हम तुम्हें बंदी बना ले जाएंगे।
सूरज ने फिर कोई आपत्ति नहीं की, चुपचाप सैनिकों के साथ सीमा पर चला आया। सूरज, अब तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यदि तुमने आदेश का पालन किया तो तुम प्राण दंड दिया जाएगा। और देखते देखते सूरज सीमा से बहुत दूर चला गया। पता नहीं महाराज ने ऐसा क्यों किया। चलो अब किसी दूसरे राज्य में रहना होगा। और कुछ देर बाद सैनिक नगर की ओर लौट आए। उधर महल में जैसे ही विक्रम सिंह राज्य में निकासन का पता चला था, वह तेज कदम से चलता हुआ महाराज के कक्ष में पहुंचा। पिताजी, यह जानना चाहता हूँ कि सूरज को राज्य से निष्कासित किया गया है। विक्रम, यही आदेश हमने सोच समझ कर दिया है, लेकिन इस आदेश के पीछे कोई कारण तो होगा। तुम हमसे कोई कारण नहीं पूछ सकते। तुम इतना जान लो कि तुम्हारी दोस्ती के बहाने सूरज दीपिका का हाथ थामना चाहता था, तो इसमें बुराई क्या थी? यदि हम स्वयं सूरज को दीपिका का विवाह कर देते तो सूरज भी हमारे बराबर हो जाता। तो यह बात तो मैं आपसे कहना चाहता था। चुप रहो। और तुम भूलकर भी यह बात अपनी जुबान पर नहीं लाना। रास्ते की धूल कभी महलों की शोभा नहीं बन सकती। चलो जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, लेकिन सूरज को निकाल कर आपने अच्छा नहीं किया। विक्रम सिंह फिर कुछ नहीं कह सका, चुपचाप कक्ष से बाहर निकल आया। और उसके रास्ते के कांटे के निकल जाने पर सेनेटर नहरा सिंह खुशी की सीमा न रही। बेटे विजेंद्र, सुबह तो अभी इस राज्य में नहीं है, अब नहीं आ सकेगा। अब जल्दी ही महाराज से तुम्हारे विवाह की बात करेंगे। लेकिन पिताजी, दीपिका ने तो मना मानी ही तो। दीपिका अवश्य मानेगी, इनकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर विवाह उसे करना ही होगा। सूरज नहीं होगा तो वह तुमसे विवाह करेगी। और विजेंद्र खुश होता हुआ कक्ष से बाहर चला गया। और इसी बात को अभी 2 दिन हुए थे। एक दिन वीरेंद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने उदयपुर में राजकुमार घनश्याम का स्वयंवर है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन उदयपुर के राजा हमारे महाराज काफी मित्रगण नहीं भेजे गए। उदयपुर का निमंत्रण भले न मिले, लेकिन राजकुमार विक्रम अवश्य ही उस स्वयंवर में जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि राजकुमार विक्रम राजकुमारी श्यामला से प्रेम करता है। यह सुनते ही सेनापति खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, यही तो। यदि यह बात सच है तो हम एक कांटा को सरलता से निकाल सकते हैं। मैं समझा नहीं पिताजी, आप किसी दूसरे कांटे की बात कर रहे हो। दूसरा कांटा राजकुमार विक्रम राजकुमार स्वयंवर में जाएगा अवश्य, लेकिन लौट कर नहीं आएगा। मैं आज ही उदयपुर के महाराज नीलकंठ को अपने गुप्त संदेश भेज देता हूँ। और तभी वीरेंद्र कोई प्रश्न करता, तभी एक सैनिक वहां आ गया। सेनापति, आपको तुरंत महाराज ने बुलाया है। महाराज से कहो मैं तुरंत ही रहे हैं। और कुछ देर बाद सेनापति राजमहल महाराज के पास पहुंचे। आओ नार सिंह, सुना है कि उदयपुर के राजा नीलकंठ अपनी बेटी श्यामला का स्वयंवर कर रहा है। उसने हमें निमंत्रण भी नहीं भेजा। महाराज इस तरह तो हमारा अपमान करना चाहता है, लेकिन इस अपमान का बदला लेने राजकुमार श्यामला के अपने राजकुमार श्यामला अपने कुमार विक्रम से प्रेम करती है। वह अवश्य जयमाल को राजकुमार के गले में डालेगी। हम राजकुमार के साथ स्वयंवर में जाएंगे और राजकुमारी को लेकर आएंगे। ठीक है, यही ठीक रहेगा। हमें शक्ति में किसी भी तरह नीलकंठ से कम नहीं है। फिर हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे रहें? और फिर स्वयं सूर्यगंज में सभी तैयारी पूरी करने का आदेश दिया। और उदयपुर में निश्चित समय पर स्वयंवर में आरंभ हुआ। अनेक राजा के राजकुमार स्वयंवर में उपस्थित थे। राजकुमार विक्रम सिंह भी परिचित रूप में वहां पहुंच चुका था। लेकिन जब सेनापति नाहर सिंह ने
उदयपुर के राजा नीलकंठ को किसी दूसरी ही मंत्रणा में खोया हुआ था। वे क्या बकते हो नारसिंह, अब विक्रम सिंह इस स्वयंवर में बचकर नहीं जाएगा। और महाराज, राज राजकुमार को बंदी बनाकर आप तुरंत ही तक्षक नगर पराक्रमण कर देना चाहिए। आप विजय निश्चित होगी। तुम अब तुम्हारा साथ दोगे तो विजय श्री हमें भी मिलेगी। हम तुम्हें विजय के बाद वहां का राजा बना देंगे। तो फिर ठीक है महाराज, मैं स्वयंवर स्थल की ओर चलता हूँ। आप किसी विक्रम को बंदी बनाने की तैयारी कीजिए। यह कहकर सेनापति कक्ष से बाहर निकल गया और राजा नीलकंठ अपने सेनापति को बुलाकर राजकुमार विक्रम को बंदी बनाने का आदेश दिया। सेनापति राजकुमार विक्रम किसी तरह बचकर भागने नहीं पाए। उसको बंदी बनाने के बाद हम शीघ्र ही तक पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहें महाराज, अवश्य सफल रहेंगे। और राजा नीलकंठ ने पहुंचते ही स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राजकुमारी श्यामला जयमाला लेकर आगे बढ़ी। सीधे चलते हुए वह विक्रम के पास पहुंची। जयमाला डालने के लिए उसने हाथ उठाए। राजा नीलकंठ ने तीव्र स्वर कहा, ठहरो राजकुमारी। नीलकंठ ने तेजी से चलकर राजकुमार के पास पहुंचा। यह हमारे क्षत्रिय सूर्य वर्धन का बेटा विक्रम है। सैनिकों से बंदी बना लो। नहीं। बहुत से सैनिक तेजी से आगे बढ़े और विक्रम से राजकुमारी की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर सैनिकों से बोला, कोई आगे नहीं आएगा। राजकुमारी को ले जा रहा हूँ। यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो स्वयंवर में युद्ध स्थल में परिवर्तन कर दूंगा। विक्रम सिंह ने सीटी बजाई। उसका घोड़ा दौड़ा हुआ आया और राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठकर वहां से भाग निकला। सैनिकों पीछा करो, बचकर न जाने पाए। और कुछ देर में सैनिकों ने उसे घेर लिया। मारो मारो, बचकर न जाने पाए। खचाक खचाक। और विक्रम सिंह बहुत बहादुरी से लड़ा। सैनिकों के सिर को गिरता चला गया। ओह, अब सैनिकों से बचना मुश्किल है। लेकिन अभी भी सेनापति क्यों नहीं आया? वह तो शत्रु सैनिकों से नहीं गिर गया। सेनापति को नहीं आया देख वह और नजर आया राजकुमार विक्रम सिंह सैनिकों का बंदी बना लिया। सेनापति नारसिंह अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ तक्ष नगर की ओर लौट गया। और अगले दिन तक्ष नगर के खून खुला देने वाला दृश्य के साथ नीलकंठ की भारी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। नीलकंठ की और अप्रत्याशित आक्रमण से सूर्यवर्धन तैयार नहीं था और राजकुमार विक्रम सिंह बंदी बना लिए जाने के कारण निर्बल अनुभव कर रहा था। सैनिकों आगे बढ़ो और हमारी विजय होगी। और राजा नीलकंठ के शत्रु गाजर मूली की तरह काटता हुआ सूर्यवर्धन आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में सूर्यवर्धन के सामने आ पहुंचा। सूर्यवर्धन, आज तुम मेरे हाथों बच नहीं सकोगे। तुम्हें बंदी बनाकर मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। वीर कहते हैं, करके दिखाते हैं। नीलकंठ, मेरा वार संभालो। ओह, तुम शक्तिशाली प्राण है। सूर्यवर्धन के प्रहारों से नीलकंठ भयभीत हो उठा और अगले ही पल सूर्यवर्धन के हाथ में बर्फीले प्रहार से नीलकंठ के जीवन लीला समाप्त कर देता। तभी सेनापति नारसिंह ने सूर्यवर्धन के बीच में निरस्तर कर दिया। सैनिकों, बंदी बना लो सूर्यवर्धन को। और सूर्यवर्धन को बंदी बना लिया गया। सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा नीलकंठ नारसिंह को से कहा, शाबाश नारसिंह, तुमने अपना वादा पूरा किया। अब हम तुम्हें इस विजय से के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। ओह सेनापति नारसिंह, तुमने हमने विश्वासघात किया। अगले दिन नीलकंठ तक्ष कुमार के दरबार में घोषणा की, तक्ष निवासियों, आज यह नगर हमारे अधीन रहेगा और नारसिंह को राजगद्दी पर बैठाएंगे और सूर्यवर्धन को हम उदयपुर के कारागार में रखेंगे। सेना विक्रम सिंह को भी बंदी बनाकर रहेगा और सेनापति राजगद्दी पर बैठना देख
नीलकंठ अपने राज्य में लौट आया और राजगद्दी पर बैठते ही नारसिंह राजकुमारी दीपिका को बुलाया। दीपिका, भूल भले ही तुम्हारे पिताजी बंदी हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने बेटे की राजेंद्र की तुम्हारा विवाह करने के लिए तैयार है। नहीं, मैं विश्वासपात के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। दीपिका, तुम इस विवाह से इनकार करोगी तो हम तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे। मुझे बंदी बनकर रहना स्वीकार है, लेकिन मैं विजेंद्र से विवाह नहीं कभी नहीं करूंगी। ओह, तो भी सूरज तुम कम भी सूरज नहीं देखोगी, इसलिए तुम्हें विवाह से इनकार कर रही हो। अब भी सूरज को नहीं देख भूली तो इसलिए, लेकिन हम आज सैनिकों को भेजकर सूरज को बंदी बना लाने का आदेश देते हैं और तुम्हारी आंखों के सामने से प्राण दंड देंगे। नहीं, नारसिंह ने तुरंत ही सूरज को बंदी बना लाने का आदेश दिया। उधर सूरज किसी दूसरे राज्य में रह रहा था और इन दिन उसे तक्ष नगर की पराजय के बारे में मालूम हुआ। भैया, जानते हो तक्ष नगर का नीलकंठ पराधिकार कर लिया है। हाँ भैया, मैंने सुना है कि नीलकंठ ने नारसिंह को वहां का राजा बना दिया है और सूर्यवर्धन विक्रम सिंह की कैद में है। उसका खून खोल उठा। ओह, इसका मतलब नारसिंह ने अवश्य विश्वासघात किया है। पता नहीं मेरे दोस्त विक्रम का क्या हाल होगा। और सूर्य फिर वहां नहीं रुका और तेजी से चलता हुआ घर लौटा। महाराज और विक्रम सिंह को बंदी बनाने लाने के बाद न जाने नारसिंह दीपिका के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया होगा। मुझे तक्षनगर जाकर दीपिका नारसिंह के अत्याचारों से बचाना होगा। तभी वह सोच ही रहा था, किसी ने द्वार खटखटाया। दरवाजा खोलो। ओह, यह राज्य वो इस राज्य में मुझे कौन बुला सकता है? पहले मुझे खिड़की से देख लेना चाहिए। तुरंत सूरज ने खिड़की से देखा, पूरी तरह चौंका। सूरज, हमें गुप्तचरों से पता चला है कि तुम यहीं छुपे हो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम बंदी बना कर ले जाएंगे। ओह, अब तो इनसे युद्ध करना ही होगा। जय महादेव, रक्षा करना, अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। और अगले ही पल द्वार खोलकर बाहर निकला। आप नारसिंह के कुत्तों, यदि तुम्हें शक्ति है तो मुझे बंदी बना लो। सूरज, इस खून खराबे से कोई लाभ नहीं होगा, तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकोगे। और अगले ही पल सूरज ने बाणों की वर्षा कर दी। खचाक खचाक, और बहुत से सैनिक घेरा बनाकर तेजी से आगे बढ़े। सूरज बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अधिक देर तक उसे सैनिक लड़ना संभव नहीं था। वह सोचकर एक सैनिक पर झपटा और उसे नीचे गिराकर सूरज घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकला। वो पकड़ो, वह बचकर जा रहा है, दौड़ो, पीछा करो। और सैनिकों ने दूर तक उसका सूरज का पीछा किया। तेज तेज सैनिकों उसे पकड़ न सके और घायल अवश्य कर दिया। और सूरज घोड़ा दौड़ा कर उसकी आंखों से ओझल हो गया। तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ सूरज घने जंगलों में पहुंच चुका था। वो शत्रु से बच गया, लेकिन मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? और सिर दी अधिक रकत जानने से बेहोश हो गया और बेहोश घोड़े की पीठ से गिर पड़ा। पता नहीं सूरज कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जंगल में रहने वाली राक्षस सुर्णलखा उधर से निकली। उसने सूरज को बेहोश पड़े देखा। कितना सुंदर युवक है, इस युवक से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। वह सोचने लगी, भैया भी बहुत दिनों से कहीं गया हुआ है और मैं अपने साथ इसे ले चलती हूँ। पहले सुंदर युक्ति बन जाती हूँ, यही तो मुझे देख कर डर कर मर जाएगा। और तुरंत ही सुपर्णा ने अपना रूप परिवर्तन किया और पलक झपकते ही सुंदर स्त्री बन गई और सूर्य को उठाकर अपने घर ले आई। और कुछ देर बाद सूर्य को हंसाया। ओह, मैं यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो? चिंता मत करो, आराम से लेटे रहो। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक महर्षि की कन्या यमनी हूँ। जंगल में एक स्थान पर तुम्हें बेहोश पड़े देखा, तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। मैंने तुम्हें जख्मों पर औषधि लगा दी है। तुम भूख लगी होगी, भैया फल खा लो। ओ, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें मेरे प्राण बचा लिए।
ओह, यह युवक मेरी प्रशंसा कर रहा है, जल्दी ही अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगी। और उसी दिन सुनलका ने सारी कहानी सुना दी और जिसे सुनकर कहा, सूरज तुम मेरा कोई चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो। महर्षि आएंगे तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महर्षि के आने महर्षि के आने तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। असंभव संभव है महर्षि मुझे शत्रुओं से लड़ने के लिए कोई अद्भुत शक्ति दे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। उधर राजा सूर्यवर्धन के बंदी बना कर नीलकंठ बहुत खुश हो रहा था, लेकिन एक दिन नगर में भयानक मुसीबत टूट पड़ी। सुनपा का भाई मेघू मेघ मेघू के कैटम उदयपुर में पहुंचा और उसे देखते ही नगर में तूफान आ गया। भागो, राक्षस रक आ गया, बचाओ, जान बचाओ। लोगों को मारता हुआ, अपने पांव से कुचलता हुआ मेघू कैटम आगे बढ़ा और महल के पास सैनिकों ने बाणों की वर्षा करके रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका और महल में घुसकर मेघकटम ने राजकुमारी श्यामला को पकड़ लिया। पिताजी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और राजकुमारी चीख पुकार सुनकर नीलकंठ को वहां पहुंचा। सैनिकों, पकड़ो, उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दो, मारो। और सैनिकों ने मेगाकेटम को मारने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सैनिकों को मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। मारो, हा हा हा। और सैनिकों विवश होकर देखते रहे और मेगाकेटम राजकुमारी को ले गया, बचाओ। उधर उधर सूरज संपूर्णा से साथ रहते काफी दिन हो गए। तब एक उसने संपूर्णा से कहा, यामिनी, इतने दिन हो गए, तुम्हारे तुम्हारे महर्षि अभी तक नहीं लौटे। मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे मित्र और उसके पिता के साथ कैसी हालत होगी। चिंता मत करो, कुछ दिन और ठहरो, बस पिताजी आते ही होंगे, उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता, सिर्फ जाना होगा। को सोचकर संपूर्णा ने कहा, सुन, यदि तुमने जाने का निश्चित कर लिया है तो तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने मित्र को मुक्त कराने के बाद अवश्य लौटोगे। मैं तुम्हें वापस लौट कर आने के लिए क्यों कह रही हो? संपूर्णा ने कुछ संकोचाई सी हुई बोली, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सूरज, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओह, यदि मैंने दीपिका की बात बताई तो यह मुझे कभी जाने न देगी, मैं अवश्य लौट कर आऊँगा। और सुरजा, मेरे पास पिताजी की अद्भुत गदा है, तुम उसे लेकर जाओ और तुम्हें शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। और सूरज उसे गदा लेकर चल दिया। और काफी देर चलने के बाद सूरज घने जंगलों से बाहर निकला तो उसे मधु कैटम की को राजकुमारी उठाकर लाते हुए देखा। बचाओ, बचाओ, ओह, ये इतना भयानक राक्षस! अरे, यह तो राजकुमारी श्याममाला है, विक्रम सिंह की प्रेमिका। मुझे किसी तरह इस राक्षस श्याममाला को छुड़ाना चाहिए। यदि राक्षस इसे मार डाला तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? यह सोचते हुए मधु कैटम ने बाणों की वर्षा कर दी। हा हा, इन सुइयों से मुझे मारेगा, मूर्ख। और मधु कैटम राजकुमार को छोड़ दे, वरना सूरज पर झपट पड़ा, उसे पकड़ लिया। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? घर ले जाकर तुम्हें पहले खाऊंगा। मधु कैटम दोनों को पकड़ कर ले चला। और उधर सूर्यपूर्णा मधु कैटम उन्हें लौटता देख तो चौंक पड़ी। अरे भैया, सूरज को पकड़ कर ला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? भैया के सामने तो मैं इसी रूप में रहना होगा। सूरज ने पास आने पर यामिनी की बजाय राक्षसनी को देख मन ही मन भयभीत हो उठा। अरे, यहाँ तो एक राक्षसी है, यामिनी कहाँ गई? कहीं राक्षस ने यामिनी को मारकर तो नहीं खा गई? सुपूर्णा, इन दोनों को कुटिया में बांध दो, कल सुबह एक युग का भोजन करूंगा। ओह, यह राजकुमारी बहुत ही सुंदर है, इसे विवाह करूंगा।
और संपूर्ण दोनों को एक कुटिया में बंद कर दिया। रात को मधुकैटम सो गया तो शांतिपूर्ण फिर यामिनी का रूप परिवर्तन होकर सूरज के पास पहुंची। यामिनी, तुम कहाँ थी? सूरज, जब राक्षस यहाँ आई तो मैं भाग गई थी और रास्ते में राक्षस तुम्हें पकड़ा लाते देखा तो था। कुछ देर बाद सूर्यपूर्ण ने कुटीर का द्वार खोला। सूरज, यह गदा को लो और यहाँ से भाग जाओ, राक्षस सो रहा है। यामिनी, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ राक्षस इस जंगल में राक्षस तुम्हें खा जाएगी। नहीं, यह जंगल में छिपकर पिताजी की प्रतीक्षा करूंगी। जाओ, तुम जाओ। यामिनी, मैं इस राजकुमारी को कभी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बदले मैं इसके इसके पिताजी को अपने मित्र से मुक्त कराऊंगा। यामिनी ने राजकुमारी को भी निकाल दिया और सूरज और राजकुमारी दोनों वहां से चल दिए। लेकिन मधुकैटम के पास से गुजरते हुए राजकुमारी को ठोकर खाकर गिर पड़ी। ओह, तुम भाग करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मधुकैटम ने आगे बढ़कर सूरज को पकड़ पाता। सूरज ने उस गदा का प्रचंड वार किया। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में मधुकैटम धू धू करके जल उठा और राक्षस के जल कर मरते ही सूरज चल दिया। सूरज राजकुमारी को लेकर उदयपुर पहुंच, लेकिन राजकुमार विक्रम बंदी गृह से भाग जाने का समाचार आग की तरह फैला हुआ था। सूरज यह सुनकर चौंका। विक्रम भाग गया है? हाँ, वह राजा से बदला लेगा। हाँ, विक्रम को मुक्त कराने के लिए यहाँ आया था और उससे पहले ही मुक्त हो गया। राजकुमारी, अब आप भी महल जा सकती हैं। नहीं सूरज, नहीं नहीं सूरज, अब मैं महल नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ विक्रम की खोज करूंगी। मैं विक्रम से प्रेम करती हूँ। और राजकुमारी सूरजमाला सूरज के साथ विक्रम को ढूंढने चल पड़ी और तक्ष नगर में विक्रम को ढूंढते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन उनका कुछ पता न चला। लेकिन एक दिन वे दोनों नगर से बाहर पेड़ों की छाव में बैठे थे। पलक झपकते ही घुड़सवार पर के सामने से गुजर गया। तभी उनका पीछा करते हुए सैनिक नजर आए और घुड़सवार की आंखों से ओंधल हो जाने के कारण उन दोनों के पास आकर रुके। ओह विक्रम, फिर तुम्हारे हाथ निकल गया। अब हम महाराजा नार सिंह को क्या जवाब देंगे? सैनिकों को उन दोनों के पास आकर पूछा, एक जो घुड़सवार अभी यहाँ से गया है किधर गया है? जल्दी बोलो, हम तुम्हें नाम देंगे। सूरज सब कुछ समझ गया। वह गदा उठाकर आक्रमण मुद्रा में बोला, नाहर सिंह के कुत्तों, विक्रम सिंह का पीछा कहाँ छिपा है मैं जानता हूँ, लेकिन उसका पता तुम्हें नहीं बताना होगा। मेरा नाम सूरज है। सूरज। और इतना सुनते ही सारे सैनिक उस पर टूट पड़े। गदा से निकली चिंगारियां सैनिकों को जलाकर राख कर दिया और कुछ ही देर में झाड़ियों में छिपे विक्रम सिंह सब देख रहा था। सैनिकों को जलते मरते देख सूरज पास आया। ओ सूरज, मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर उपकार किया है। उपकार कैसा विक्रम? मैंने तो दोस्ती का कर चुकाया है। पहले राजकुमार श्यामला से मिलो। ओ श्यामला इस वेश में तो पहचान में नहीं आती, लेकिन तुम्हें कोई राक्षस उठा कर ले गया था। हाँ विक्रम सिंह, बहुत लंबी कहानी है, पर इतना जान लो कि सूरज भैया उस राक्षस से छुटकारा छुटा कर लाए हैं। तुम कितने तुम कितने अच्छे हो सूरज। पिताजी को दुष्ट सेनापति की बातों में आकर तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। उन बातों को छोड़ो विक्रम सिंह, सबसे पहले मुझे सेनापति को मारकर दीपिका को छुड़ाना है और फिर महाराज नीलकंठ से मुक्त कराना होगा। और फिर वे तीनों घोड़े पर सवार होकर तेजी से तक्ष नगर की ओर चल दिए। नगर में पहुंचते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि महल में नाहर सिंह के बेटे जितेंद्र की जबरदस्ती दीपिका से विवाह कर रहा है। तीनों महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और में कुछ देर लगी। मारो मारो, रुक जाओ, आह रोको इन्हें। सैनिकों उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों सैनिकों को मारते हुए और जलाते हुए आगे बढ़ने लगे। विवाह के समय पहुंचकर विक्रम सिंह, यह गदा तुम
ले लो, मैं अपने बाणों से सैनिकों को यमलोक पहुंचाता हूँ। और सूरज ने गदा लेकर घोड़े पर दौड़ाता हुआ विक्रम सिंह ब्याह नारसिंह के सामने पहुंचा। कुत्ते नारसिंह, आज मैं तुझे मारकर विश्वासघात का बदला लूंगा। वो विक्रम सिंह, अच्छा हुआ तुम खुद मौत के मुंह में चले आए। सैनिकों, घेर लो इन्हें। और सैनिकों को ने आगे बढ़कर विक्रम सिंह नारसिंह पर टूट पड़ा खड़ाखचाक। और नारसिंह ने गदा का तेज प्रहार उसकी तलवार से रोका। और अगले ही पल विक्रम सैनिकों को घेरा निस्तर प्रहार कर रहा था। आह आह, जल गया, बचाओ सूरज। उधर सूरज नारसिंह के सैनिकों पर कह डाल रहा था, बचाओ बचाओ। और इधर युद्ध का पासा पलटते देख नारसिंह तेजी से दीपिका को के पास पहुंचा और गर्दन पर तलवार रखकर जोर से बोला, गदा फेंक दो विक्रम सिंह, नहीं तो तुम्हारी बहन को मार दूंगा, बहन को मार दूंगा। नहीं भैया, गदा मत फेंकना, मेरी जान भले ही चली जाए लेकिन इस दुष्ट को मार डालो। मेरी बहन को छोड़ दे, मैं गदा फेंक रहा हूँ। और विक्रम सिंह ने सहसा खड़े वैसा विक्रम सिंह और सूरज सहसा खड़े देखते रह गए। और नारसिंह ने के आदेश पर दोनों को बंदी बना लिया। हाँ, मुझे मारने आए थे विक्रम सिंह, मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरोगे। इस दोस्त के साथ तू भी मरेगा सूरज। दोस्त का मतलब तू क्या समझे, विश्वासघाती। तू एक बार बंधन खोल, फिर देख मेरे तुझे दोस्त का मतलब समझाऊंगा। नहीं नहीं, अब तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते पिता सेनापति। इन्हें कल सुबह अब सबके सामने प्राणदंड दिए जाए। और बहुत उधर बहुत दिनों बाद सूरज वापस नहीं लौटा। श्याम स्वर्णलखा खोज करती हुए तक्षनगर में आ पहुंची। महल के बाहर खुले मैदान में विक्रम सिंह और सूरज को प्राण देने के लिए बांध कर रखा गया था। स्वर्णलखा ने सूरज को देखा तो चौंक पड़ी। अरे, सूरज को बंदी बना लिया, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो सैनिकों उनकी जान ले लेंगे। और तभी नारसिंह ने अद्भुत गदा को लिए उनके दोनों के पास पहुंचा और गदा उठाई। ठहरो, रुक जाओ, कौन हो तुम, पीछे हटो। सैनिकों, इसको पकड़ लो। नहीं, कोई नहीं, सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। ओह यामिनी। और आह, अब मुझे अपना वास्तविकता रूप में आना पड़ेगा। अगले ही पल उसे शांतिपूर्वक अपनी वास्तविक रूप में परिवर्तन नारसिंह पर झपटी। वो, यह तो राक्षसनी है। वाह, आओ आओ, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। वो सैनिकों को मारती हुई वह शांतिपूर्ण नारसिंह के सामने पहुंची। उसने गदा का प्रहार किया। गदा से निकली चिंगारी सुनलखा को जलाना आरंभ कर चुकी थी। लेकिन तभी तभी संपूर्ण ने एक तेजी से प्रहार किया और नारसिंह के हाथ में गर्दन छुड़ाकर हवा में उड़ गई और तेजी से झपटा। सुपर्ण का नारसिंह को पकड़ लिया और पलक झपकते ही स्वर्णका नारसिंह को मार डाला। लेकिन स्वयं भी जल भुनकर बुरी तरह घायल हो गई। सूरज, मुझे क्षमा कर देना, मैं राक्षसी थी, लेकिन यह राज तुमसे छिपा रखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सूरज। ओह, यदि यामिनी, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सूरज, मैं जा रही हूँ। और शांति पूर्ण सना जीवित न रही। और नारसिंह के शेष बचे सैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया और राजा नीलकंठ ने बिना युद्ध किए सूर्यधन को मुक्त कर दिया और राजकुमारी श्यामलका का विवाह विक्रम से कर दिया। और राजा सूरजमल ने दीपिका का विवाह सूरज से कर दिया। समाप्त दोस्तों।